देखिए, आज हम शुरू करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अध्याय 8। अध्याय 8 में धारा 40 है, कुंजी युग्म का उत्पादित किया जाना। धारा 40 कुंजी युग्म का उत्पादित किया जाना। देखिए, इस पहले इस धारा को देखते हैं। धारा कहता है कि जहां कोई अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जिसकी लोक कुंजी उस उपयोगकर्ता की प्राइवेट कुंजी के अनुरूप है जो अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध की जानी है, उपयोगकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, वहां ऐसा उपयोगकर्ता सुरक्षा प्रक्रिया अपनाकर उस कुंजी युग्म को तैयार करेगा। तो इसमें क्वेश्चन बस आपका इतना आता है कि भाई सुरक्षा कुंजी युग्म का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, वहां उपयोगकर्ता सुरक्षा प्रक्रिया अपनाकर उस कुंजी युग्म को तैयार करेगा। तो कौन करता है? उपयोगकर्ता। बस आपको एक ही शब्द इसमें याद रखना है, कुंजी युग्म को उत्पादित किसके द्वारा किया जाता है? उपयोगकर्ता द्वारा। ये आपको याद रखना है, सेक्शन याद रखना है और इसमें एक शब्द याद रखना है कि कुंजी युग्म का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है। कब करता है ये कुंजी युग्म का उपयोग? जब प्राइवेट कुंजी के अनुरूप होती है, जब उसकी जो कुंजी है कोई अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जिसकी लोक कुंजी कैसी है? लोक कुंजी प्राइवेट कुंजी के अनुरूप होती है। कब करता है? जब लोक कुंजी, ये खैर कोई खास नहीं, लोक कुंजी प्राइवेट कुंजी के अनुरूप होती है। ठीक है, तो आपको बस इसमें ये याद रखना है ना। तो जब कब करता है जी उसका इस्तेमाल? उत्पादन जब लोक कुंजी प्राइवेट कुंजी के अनुरूप होती है। तो उपयोगकर्ता द्वारा क्या किया जाता है? कुंजी युग्म का उत्पादन क्या किया जाता है? प्रक्रिया अपनाकर उपयोगकर्ता द्वारा सुरक्षा प्रक्रिया का कुंजी युग्म को तैयार किया जाता है। कुंजी उपयोगकर्ता द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है बस आपको इसमें। ठीक है, और सेक्शन याद रखना है और बाकी का ये जो पॉइंट है ये याद रखना है। इसके बाद 40A और है इसमें सेक्शन 40A। इसमें कुछ नहीं है, इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र के उपयोगकर्ता के कर्तव्य। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाणकर्ता प्रमाण पत्र के उपयोगकर्ता के कर्तव्य। प्रमाणकर्ता के कर्तव्य। इसमें कुछ खास नहीं लिखा है, इसमें लिखा है जैसा विहित किया जाए। वो किन कर्तव्यों का पालन किया करेगा? जो अधिनियम में विहित किए जाए, यानी बताए गए उन्हीं कर्तव्यों का क्या करेगा? पालन करेगा। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र के संबंध में उपयोगकर्ता ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाए। किन कर्तव्यों का पालन करेगा? जो विहित किए जाए, विहित किए जाए, यानी कि जो उससे कर्तव्य सौंपे जाएंगे उन्हीं कर्तव्यों का वो पालन करेगा। जो इस अधिनियम में जो भी कर्तव्य उसे दिए जाएंगे, बनाए जाएंगे, या जो भी कर्तव्य उसे सौंपे जाएंगे वो उन्हीं कर्तव्यों का क्या करेगा? पालन करेगा। विहित का अर्थ होता है जो भी सौंपे जाए, जो भी उसको ड्यूटी, जो भी लायबिलिटी मिलेगी उन्हीं का क्या करेगा? वो उन्हीं का पालन करेगा। तो कोई खास नहीं, सेक्शन इंपॉर्टेंट बस। उसके बाद आता है सेक्शन 41। 41 कहता है अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र की स्वीकृति। की स्वीकृति, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन पूछा जाता है कि अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र की स्वीकृति से संबंधित सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन आपको याद रखना है 41 है। कब उसे स्वीकार किया जाता है? नीचे कुछ कंडीशंस लिखी गई हैं, उन कंडीशन में उसे स्वीकार माना जाता है। पहला देखिए क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है किसी उपयोगकर्ता के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया है यदि वह अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र को, तो कौन स्वीकार करता है? उपयोगकर्ता की बात चल रही है यहाँ। तो उपयोगकर्ता को स्वीकार कर लिया गया कब समझा जाता है? नीचे पर कंडीशन दे रखी है। पहला कहता है ए, उपयोगकर्ता कब स्वीकार कर लेता है? पहला कहता है एक या अधिक व्यक्तियों को, पहला कहता है एक या अधिक व्यक्ति, एक या अधिक, अधिक क्या है? व्यक्ति। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? देखिए, दूसरा कहता है किसी निधान में प्रकाशित करता है या उसका प्रकाशन प्राधिकृत करता है। किसी निधान यानी माध्यम, किसी भी तरीके से किसी निधान
में क्या कर रहा है, प्रकाशित करता है, किसी निधान में प्रकाशित करता है। तो किसी निधान में क्या करता है, प्रकाशित करता है, या उसका प्रकाशन प्राधिकृत, या तो प्रकाशन करता है या उसको प्राधिकृत करता है प्रकाशन को या अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र के लिए अपना अनुमोदन किसी रीति में अन्यथा प्रदर्शित करता है, या कुल मिला के अपना अनुमोदन या तो प्रकाशित करता है या उसकी अनुमति देता है, या क्या करता है, प्रमाण पत्र में अंतर्गत अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र के लिए अपना अनुमोदन या अपना अनुमोदन देता है। कुल मिला के इन तरीके से करता है तो माना जाता है कि वो क्या करता है, अंकित उसको अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र को स्वीकृत करता है। आगे भी है दूसरा इसका क्लॉज। तो कब करता है, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा या किसी अन्य निधान में, या तो उसको प्रकाशित कराता है या उसकी स्वीकृति देता है या उसका अनुमोदन करता है, तो क्या मान लिया जाता है कि उसने उसको स्वीकार कर लिया है। सेम जैसे अपन नॉर्मल वे में करते हैं कि कोई भी चीज है अपन को दी गई है, अगर अपन उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी अन्य को स्वीकृति देते हैं, तो क्या मान लिया जाएगा कि भाई आपको एक्सेप्ट है, आपने स्वीकार कर लिया। तो इसी तरीके से इसमें दिया गया है ना, क्या अगर दिया जाता है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों को बांट रहे हैं कि चीजों को, है ना, या उसको प्रकाशित करा रहे हैं, तो क्या मान लिया जाएगा कि आपकी स्वीकृति है। बस वही चीज इसमें दी है। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र को स्वीकार करके उपयोगकर्ता उन सभी को जो अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र पर अंतर्गत सूचना पर युक्तियुक्त रूप से विश्वास करते हैं प्रमाणित करता है। ये क्या कह रहा है, अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र को स्वीकार करके उपयोगकर्ता क्या क्या कर सकता है, उन सभी को जो अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र में अंतर्गत सूचना पर युक्तियुक्त रूप से विश्वास करते हैं प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है। काय में प्रमाणित करता है, जो अंकित चिन्ह में विश्वास करते हैं, प्रमाण पत्र को स्वीकार करके उपयोगकर्ता उन सभी को जो अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र में अंतर्गत सूचना पर युक्तियुक्त रूप से विश्वास करते हैं। काय पे विश्वास करते हैं, अंकित चिन्ह में जो सूचना दी गई है उस पर विश्वास करते हैं। ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है उपयोगकर्ता के पास अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी है और वह उसे रखने का हकदार है। तो ये क्या कह रहा है, उपयोगकर्ता के पास अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के अनुरूप क्या है, प्राइवेट कुंजी। लोक कुंजी के अनुरूप बस इतना याद रखेंगे, लोक कुंजी के अनुरूप, अनुरूप क्या है, प्राइवेट कुंजी है, जो सूची में दर्ज है उसके अनुसार। तो लोक कुंजी के अनुरूप क्या है, एक प्राइवेट कुंजी है। दूसरा कहता है इसमें प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की उपयोगकर्ता द्वारा किए गए सभी व्यपदेशन और अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में अंतर्गत सूचना से सुसंगत सभी तात्विक तथ्य सही है। अंकीय चिन्ह में अंतर्गत सूचना में सुसंगत सभी तत्व क्या है, सही है। तो सुसंगत सभी सुसंगत तथ्य ये कह लीजिए। ये क्या कह रहा है, अंकीय चिन्ह चिन्हक है, वैसे अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र में अंतर्गत सूचना में सुसंगत सभी तात्विक तथ्य, सभी सुसंगत कैसे हैं, तात्विक, सभी सुसंगत तात्विक तथ्य उसमें है। ये कोई खास नहीं है। देखिए तीसरा और देख लीजिए क्या है, सी। ये क्या पूछे नहीं जाएंगे, ये लिख रहे हैं पर देख रहे हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, क्वेश्चन बस इतना ही सा आएगा जो है हेडिंग वाला, स्वीकृति वाला, बस बाकी कुछ इसमें से नहीं आता। आगे है अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र में से ऐसी सभी सूचनाएं जो उपयोगकर्ता की जानकारी में है सही है। अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र में ऐसी सभी सूचनाएं जो उपयोगकर्ता, बस सीधा लिखेंगे उपयोगकर्ता की जानकारी में कैसी हैं, सही है। तो इसमें कोई खास नहीं है, केवल आपको इसका सेक्शन याद रखना है, ठीक है ना, अंदर कुछ नहीं आता। स्वीकृति 41 में है तो सेक्शन ही पूछा जाता है, और बाकी अंदर कुछ ऐसा है नहीं जिससे क्वेश्चन बनता हो या कोई याद रखने वाली चीज हो। इसमें याद रखने वाली भी चीज नहीं है। एक या अधिक व्यक्ति द्वारा किसी निधान को प्रकाशित या प्रमाणित करता है, या लोक कुंजी के अनुरूप है, प्राइवेट कुंजी, अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में सभी सुसंगत तात्विक तथ्य हैं, उपयोगकर्ता की जानकारी से सही है, तो क्या माना जाएगा कि उसको स्वीकृत वो करता है।
बस इतना ही इसमें से पूछा जाता है। इसके बाद एक सेक्शन और है इसमें, प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण। इसमें भी आपको सेक्शन याद रखना है, इसको थोड़ा मिटा लें। 42 जो सेक्शन है प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण, इसमें भी आपको क्या रखना है, सेक्शन ही याद रखना है। सेक्शन जो 42 है वो प्राइवेट कुंजी के नियंत्रण से संबंधित है, ये भी सेक्शन ही पूछा जाता है। 42 काय से संबंधित है, प्राइवेट कुंजी के नियंत्रण से। इसमें सेक्शन, इसमें भी सेक्शन सेक्शन याद आपको रखना है। प्राइवेट कुंजी के नियंत्रण से संबंधित है सेक्शन 42। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है इसमें पहला क्लॉज कहता है, पहला क्लॉज कहता है प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने अंकी चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण रखने में युक्त सावधानी बरतेगा और उसे प्रकट न होने के लिए सभी उपाय करेगा। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने सभी अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध, अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में जो भी सूचीबद्ध है उसके लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी पर नियंत्रण करेगा। लोक कुंजी के अनुरूप क्या करेगा, प्राइवेट कुंजी पर कुल मिलाकर नियंत्रण रखेगा। तो इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं। तो क्या करेगा, प्राइवेट कुंजी पर क्या करेगा, लोक कुंजी के अनुसार क्या करेगा, अपनी प्राइवेट कुंजी जो भी है उस पर क्या करेगा, युक्त युक्त रूप से क्या करेगा, उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा। दूसरा देखिए क्या कहता है इसका, इसमें भी कोई खास नहीं, केवल आपको सेक्शन याद रखना है, ठीक है। दूसरा कहता है यदि अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी गोपनीय नहीं रह गई है तो उपयोगकर्ता इसकी संसूचना प्रमाणकर्ता प्राधिकार को ऐसी रीति में अविलंब देगा जो बिना, आपको याद रखने वाली है इसमें कि अगर लोक कुंजी, इसमें लिखा है कि अगर लोक अनुरूप प्राइवेट कुंजी गोपनीय नहीं रह गई है, लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी कैसी नहीं रह गई है, गोपनीय नहीं रह गई है। प्राइवेट कुंजी मतलब जो गोपनीयता थी उसकी खत्म हो गई है। गोपनीयता कहाँ है, उपयोग गोपनीय, गोपनीयता क्या हो चुकी है, उसकी समाप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, या उसको लग रहा है कि अब ये गोपनीय नहीं रह गई है तो इसकी सूचना उपयोगकर्ता, इसमें से यही क्वेश्चन बनता है कि उपयोगकर्ता इसकी संसूचना या इसकी सूचना किसको देगा। उपयोगकर्ता करता जो है सूचना किसको देगा, ये आपको याद रखना है कि उपयोगकर्ता इसकी सूचना प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को देगा। किसको देगा, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को, ये आपको याद रखना है कि कौन सूचना देगा अगर गोपनीयता उसकी खतरे में पड़ गई है या कह लीजिए कि गोपनीय नहीं रह गई है तो उपयोगकर्ता द्वारा जानकारी दी जाएगी, किसको दी जाएगी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को। बस इतना याद रखना है इसमें आपको, किसको जानकारी दी जाती है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को। किसके द्वारा दी जाती है, उपयोगकर्ता के द्वारा। जो भी उसका उपयोग करता है, उपयोगकर्ता मतलब जो उसका उपयोग कर रहा है उसके द्वारा सूचना दी जाएगी, किसको दी जाएगी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को दी जाएगी, ठीक है। अब आप इसके बाद जो है आपका अध्याय 9 है शास्ति प्रतिकर और अधिनिर्णय से संबंधित है। अध्याय 9 शास्ति और प्रतिकर और का अधिनिर्धारण कैसे किया जाएगा उससे संबंधित है। अध्याय 9, अध्याय जो 9 है आपका शास्ति प्रतिकर और अधिनिर्णय कैसे किया जाएगा उससे संबंधित है। धारा 43 है कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान करने के लिए शास्ति और प्रतिकर। ये भी सेक्शन पूछा जाता है कि किस कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान कारित करने से संबंधित धारा कौन सी है, या कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान करने से संबंधित धारा कौन सी है, इसमें सेक्शन आपसे पूछा जाता है। 47 ये कहता है कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान के लिए शास्ति। तो बस इतना ही लिखें, नुकसान के लिए शास्ति। कंप्यूटर नुकसान है, ये काय को, कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर हो सकता है, उसकी कोई प्रणाली हो सकती है, उसको नुकसान आदि करने के लिए शास्ति और प्रतिकर। नुकसान के लिए क्या है, शास्ति और प्रतिकर दोनों है, और प्रतिकर, ठीक है, शास्ति और प्रतिकर। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति को जो किसी कंप्यूटर प्रणाली
या कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली का भार साधक है अनुज्ञा के बिना। मतलब जो भी भार साधक है उसकी अनुमति के बिना अगर कोई व्यक्ति नुकसान कारित करता है उसमें है। पहला है क्या क्या करता है वो, ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन प्रणाली में पहुंचता है या पहुंच प्राप्त करता है। तो पहला कह रहा है कि कंप्यूटर साधन में कुल मिला के पहुंच प्राप्त करता है, अनधिकृत कुल मिला के पहुंच, जब आपको अनुमति नहीं है उसमें पहुंच प्राप्त करता है। दूसरा क्या कहता है, ये पढ़ने लायक है बस, ऐसे कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में कोई डाटा, कंप्यूटर डाटा, संचय या सूचना जिसके अंतर्गत किसी स्थानांतरणीय भंडारण माध्यम में धृत या संचित कोई सूचना या डाटा भी है, डाउनलोड करता है, प्रतिलिपि करता है या उसका उद्धरण करता है। कुल मिला के जो भी कंप्यूटर हो सकता है या उसका कोई साधन होता है उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कुल मिला के निकालता है और अनऑथराइज तरीके से क्या करता है, उसको निकालता है, किसी भी माध्यम से निकाल सकता है। आपकी अनुमति नहीं है, आपने कोई डाटा सुरक्षित रखा है अपने कंप्यूटर में, अपने साइट पे, जो आपने किसी को ऑथोराइज नहीं किया निकालने का, वो क्या करता है गलत तरीके से आपकी अनुमति के बिना कुल मिला के उस डाटा वगैरह को क्या करता है, किसी भी माध्यम से क्या करता है उसे निकालता है, आदि करता है। आगे करता है कॉपी वगैरह कर लेता है ना, तो किसी भी तरीके से कोई भी माध्यम हो सकता है उसको वो निकालता है, ट्रांसफर कर देता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, अपनी साइट पर भेज देता है या कॉपी कर लेता है, कोई भी तरीका हो सकता है, तो निकालता है कुल मिला के। किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी कंप्यूटर संदूषक या कंप्यूटर वायरस का प्रवेश करवाता है, या कह रहा है ये वायरस छोड़ देता है जिससे कंप्यूटर को क्या होता है, नुकसान होता है। तो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का क्या कर सकता है, कोई वायरस आदि छोड़ देता है। आगे कहता है ऐसे कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में कि किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय या किसी अन्य कार्यक्रम को नुकसान पहुंचवाता है। इसको क्या कह रहा है, किसी भी कंप्यूटर में क्या करता है, नुकसान, किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है या पहुंचने देता है, दोनों ही बातें हैं, या पहुंचवाता है किसी अन्य से, या तो खुद पहुंचाता है, किसी अन्य से क्या कराता है, नुकसान आदि कारित कराता है। आगे कहता है किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क को विच्छिन्न करता है या करवाता है। विच्छिन्न मतलब उसको नष्ट करता है, विच्छिन्न, एक मिनट कौन सा है, विच्छिन्न, विच्छिन्न कराता है या करवाता है, कुल मिलाकर उसको खरा तोड़ फोड़ कहते हैं। जैसे विच्छिन्न का अर्थ होता है तोड़ फोड़ करना, उसमें नष्ट करना, इस तरीके से कोई काम कराता है या करवाता है। किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पहुंच से इनकार करता है या करवाता है। प्राधिकृत व्यक्ति की पहुंच से इनकार करता है, से इनकार, जो भी प्राधिकृत व्यक्ति वगैरह है उसकी पहुंच से क्या कर रहा है, ये इनकार कर रहा है, आदि कर रहा है, तो भी माना जाता है वो क्या करता है, कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान आदि कारित करता है। आगे देखिए क्या कहता है, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी व्यक्ति की पहुंच को सुकर बनाने के लिए कोई सहायता प्रदान करता है। तो ये कह रहा है कि पहुंच के लिए सहायता, ये भी पहुंच है लेकिन क्या कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता आदि करता है, तो भी माना जाएगा कि कंप्यूटर प्रणाली वगैरह है या सिस्टम वगैरह है उसको नुकसान आदि कारित कर रहा है। आगे कह रहा है किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में छेड़छाड़ या छल साधन करके किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई सेवाओं के प्रभावों को किसी अन्य व्यक्ति के लेखे में डालता है। तो ये कह रहा है कि भैया ये वाला क्या काम कर रहा है, छेड़छाड़ करके, मतलब उसमें छेड़छाड़ छेड़छाड़ करके एक तरीके से इस तरीके का काम कर रहा है कि कोई ना कोई काम किया उसका काम उस पर डाल देना है, इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए इसका पैसा है, इसका पैसा उठा के उसके अकाउंट में डाल देना, इसी तरीके का ये काम कर रहा है कि कंप्यूटर में किसी का डाटा डाला हुआ है, काम इसने ए ने किया है, नाम बी का चढ़ गया कि बी ने करा, तो इस तरीके का कोई छेड़छाड़ आदि करता है। तो कोई भी काम वगैरह है किसी दूसरे का उसके अंदर काम चढ़ा देता है, इस तरीके का कोई काम आदि करता है। बाकी यहाँ लिख लीजिए। ये देखिए आगे कहता है किसी कंप्यूटर संसाधन में विद्यमान किसी सूचना को नष्ट करता है, हटाता है, परिवर्तित करता है या उसके महत्व का उपयोगिता को कम कर देता है, किन्हीं साधनों द्वारा हानिकर रूप से प्रभावित करता है। तो ये कह रहा है किसी भी प्रकार से हानिकर रूप से,
मतलब कुल मिला के सारी चीजें आ गई कि जो कंप्यूटर में जो सारी चीजें हैं उनको नष्ट कर देता है, उनको परिवर्तित कर देता है, या कोई सूचना को हटा देता है, या फिर इस तरीके से करता है कि जो उपयोगी सूचना थी वो कम उपयोगी रह जाती है, इस तरीके का कोई काम करता है, प्रभावित करता है, तो माना जाएगा कि वो व्यक्ति क्या करता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है। आगे लिखा है किसी कंप्यूटर संसाधन के लिए प्रयुक्त किसी कंप्यूटर संसाधन कोड को नुकसान पहुंचाता है, पहुंचाने के आशय से चुराता है, छिपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है, या किसी व्यक्ति से उसकी चोरी कराता है या वह छुपवाता है, नष्ट या परिवर्तित कराता है। तो ये कह रहा है कंप्यूटर कोड आदि में क्या करता है, परिवर्तन वगैरह करवाता है, चाहे खुद करे या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करता है। तो वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी संदाय करने का दायी हो। तो ये कह रहा है कि भैया इस तरीके के अगर कोई व्यक्ति काम करते हैं तो क्या माना जाएगा कि जिन व्यक्ति के साथ उन्होंने ये काम किया उनको प्रतिकर के लिए, ऐसे व्यक्ति जो ऐसा काम कर रहा है वो क्या कर देगा, प्रतिकर देगा। किसको देगा, जिसके साथ उसने इस तरीके के सारे काम किए हैं, तो उसको क्या देना पड़ेगा, इस व्यक्ति को प्रतिकर देना पड़ेगा। तो ये लिखा है ऐसा व्यक्ति जो इनमें से जो भी 10 प्रकार के काम है कुल मिला के इन 10 में से कोई भी काम करता है, तो जिस व्यक्ति के साथ भी उसने ऐसे काम किए हैं उन व्यक्तियों को इसे क्या देना पड़ेगा, प्रतिकर देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि 10 याद करने, याद नहीं करने, केवल एक बार पढ़ लेने हैं, कॉमन सी बातें हैं जो नॉर्मल होती हैं, तो इनमें से सारी चीजें वो कर सकता है, तो इनमें से पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछते भी हैं तो कॉमन है। इसमें से पहुंचता है, निकलवाता है, बारह डालता है, ये सारी चीजें। तो इसमें एक बार पढ़ने वाली नहीं, रटने वाली नहीं कि आपको रटना है, तो रटना नहीं है, आपको केवल सेक्शन रटना है इसमें। और आपको याद रखना है कि अगर इनमें से कोई भी काम करता है कोई व्यक्ति, तो क्या होगा, वो प्रतिकर के लिए दायी होगा। इस तरीके से कोई भी काम करता है तो वो प्रतिकर के लिए दायी होगा। नीचे फिर इनके स्पष्टीकरण लिखे भाई, कंप्यूटर संदूक का क्या अर्थ है, कंप्यूटर प्रणाली का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये स्पष्टीकरण मैं नहीं पढ़ रहा, स्पष्टीकरण आप पढ़ लेना। इसमें कंप्यूटर संदूक वगैरह इनके अर्थ लिखे हैं। स्पष्टीकरण में जो शब्द क्या होता है थोड़ा टॉपिकल होता है, उनके अर्थ लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद देखिए धारा 43A है, तो किसके लिए दायी होगा, प्रतिकर के संदाय के लिए दायी होगा। हालांकि ये इसमें प्रतिकर लिखा नहीं कि प्रतिकर कितने के लिए दायी होगा, वो आगे आएगा जो भी अपन पनिशमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें। तो इसमें केवल इतना लिखा है कि ऐसा व्यक्ति काय के लिए दायी होगा, प्रतिकर देने के लिए दायी होगा, है ना। इसीलिए इसका सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है। और ऐसा व्यक्ति काय के लिए दायी होता है, प्रतिकर देने के लिए दायी होता है। प्रतिकर क्या होगा, नुकसानी के हिसाब से आगे अपन जो पनिशमेंट वाला चैप्टर है उसमें देखेंगे कि कितना कितना प्रतिकर दे सके, दिलवाया जाएगा। धारा 43 के तहत अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो फिर उसको कितना प्रतिकर देना होगा, इसलिए यहाँ केवल आपको सेक्शन याद रखना है। देखिए 43A और जुड़ा है, सेक्शन 43 का ए। 43A का कहता है डाटा को संरक्षित रखने में असफलता के लिए प्रतिकर। यहाँ भी आपको सेक्शन याद रखना है कि कोई व्यक्ति अगर काय को, डाटा को सुरक्षित रखने में क्या रहता है, असफल रहता है। डाटा को, या सुरक्षित या संरक्षित एक ही बात है, डाटा को संरक्षित रखने में क्या रहता है, रखने में असफल रहता है। तो ये उस व्यक्ति के लिए जिसको डाटा रखने की अनुमति दी गई, अगर वो व्यक्ति उसकी लापरवाही की वजह से अगर डाटा सुरक्षित नहीं रह गया जैसे मान लो आपको कोई चीज दी थी और अगर आपकी वजह से अगर वो डाटा असफल रह गया है, सुरक्षित नहीं रहा है, तो आप काय के दोषी होंगे, आप प्रतिकर के लिए दोषी होंगे। आपको क्या देना पड़ेगा, प्रतिकर देना पड़ेगा। तो उसी तरीके की बात इसमें करें, इसमें भी आपको सेक्शन याद रखना है। ये कहता है जहां कोई निगमित निकाय ऐसे किसी कंप्यूटर संसाधन में किसी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना को रखता है, उसका संव्यवहार करता है या उसको संभालता है, जो उसके स्वामित्व में, नियंत्रण में है, या जिसका वह प्रचालन करता है, युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन और अनुरक्षण में अपेक्षा करता है, और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को सदोष हानि या सदोष लाभ पहुंचता है, तो ऐसा निगमित निकाय इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय करने के लिए दायी होगा। देखिए इसमें निगमित निकाय वगैरह के लिए कह दिया गया है कि जहां कोई निगमित निकाय वगैरह है, जो किसी कंप्यूटर में निगमित निकाय, निकाय ये याद रखना सब, निकाय इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अगर इनके पास कोई डाटा वगैरह है, व्यक्तिगत कोई जानकारियां वगैरह रहती है ना, जो निगमित निकाय जो होते हैं लोगों की जानकारी वगैरह रखते हैं, ये कह रहा है कि अगर ये उस जानकारी को लीक कर देते हैं, है ना, उस जानकारी को लीक कर देते हैं, या इनकी वजह से ये समझ लीजिए कि वो जानकारी आदि लीक हो जाती है और उससे किसी अन्य व्यक्ति को सदोष लाभ, एक को हानि, एक स्वाभाविक सी बात है, एक को लाभ हुआ एक को हानि होगी, तो किसी व्यक्ति को कोई सदोष लाभ या हानि होती है तो इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को किसको देंगे, ये प्रतिकर प्रभावित व्यक्ति को, प्रभावित व्यक्ति को, ये भी याद रखना है कि प्रतिकर किसको दिलाया जाएगा, जो प्रभावित व्यक्ति है, जिसको नुकसान हुआ है, जिसको हानि हुई है, ऐसा प्रभावित व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा, इन निगमित निकाय वगैरह को प्रतिकर आदि देना पड़ेगा, जो भी प्रभावित होता है उससे, कि इसकी जो सूचना थी, इसकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी, इन्होंने लीक करा दी, है ना। ऐसा इसलिए जोड़ा गया है कि लोग क्या होता है, ये निगमित निकाय वगैरह लोग गलत तरीके से इंफॉर्मेशन इनसे निकलवा लेते हैं, उनका फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उससे किसी अन्य व्यक्ति को हो सकता है कि हानि हो जाए। तो अगर जिस व्यक्ति को भी हानि हो जाती है, उस व्यक्ति को, जो निगमित निकाय सोसाइटी वगैरह जो भी है, इनको क्या देना पड़ेगा, उस प्रभावित व्यक्ति को देना पड़ेगा प्रतिकर। ठीक है, तो ये याद रखना है, किसको प्रतिकर देंगे, ये प्रभावित व्यक्ति को, जो भी प्रभावित व्यक्ति है उसको इनको प्रतिकर देना पड़ेगा। इसके बाद इसमें लिखा है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए निगमित निकाय वगैरह का अर्थ लिखा है, युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धति का अर्थ लिखा है और संवेदनशील डाटा का इसमें अर्थ लिखा है। तो इसमें कोई अर्थ आप एक बार पढ़ लेना, ये भी नहीं पढ़ रहा मैं इसमें, क्योंकि स्पष्टीकरण में केवल उनके अर्थ लिख दिए जाते हैं कि निगमित निकाय का क्या अर्थ है, ये तो आप जानते हैं। निगमित निकाय में यहाँ लिखा है वाणिज्यिक या वृत्तिक क्रियाकलापों में लगी हुई फर्म वगैरह आदि। ठीक है, तो ये खैर नहीं पूछे जाते स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण एक बार जरूर पढ़ जरूर लेना आप उसको, कि ताकि उस शब्दों का अर्थ आपको स्पष्ट हो जाता है स्पष्टीकरण से, कि भाई निगमित निकाय में कौन से निकायों को शामिल किया गया है, ये सारे, हालांकि सारे आते हैं उसमें वृत्तिक क्रियाएं वगैरह करते हैं, वाणिज्यिक वगैरह उसमें लगे हुए हैं, उससे संबंधित होते हैं। संवेदनशील डाटा का भी अर्थ लिखा है इसमें, कि संवेदनशील डाटा का क्या अर्थ है, जो केंद्र सरकार ऐसी वृत्तिक निकायों संगमों को परामर्श जिन्हें वह उचित समझे नियत करती है। तो कोई खास इसमें स्पष्टीकरणों में कुछ लिखा नहीं है। तो संवेदनशील डाटा कौन होता है, जो केंद्र सरकार इनसे मिलकर बनाती है और तय करती है कि कौन सा डाटा को संवेदनशील डाटा माना जाएगा। ऐसे डाटा क्या होते हैं, संवेदनशील डाटा होते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए सेक्शन 44 क्या कहता है। सेक्शन 44 कहता है जानकारी विवरण आदि देने में असफल रहने पर शास्ति। ये कह रहा है जब आपसे जानकारी आदि मांगी जाती है, जानकारी विवरण आदि देने पर क्या है, कोई व्यक्ति अगर असफल रहता है, आदि देने में असफल रहता है, तो उसके लिए शास्ति, जानकारी और विवरण देने में कोई व्यक्ति अगर असफल रहता है तो उसके लिए शास्ति का उपबंध किया गया है 44 में। इसमें भी सेक्शन याद रखना है, ध्यान में रखना है, इसमें सेक्शन ही ज्यादा आते हैं, तो सेक्शन याद इसमें भी रखना है आपको, सेक्शन और पनिशमेंट। देखिए ये कहता है यदि कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन, जो भी नियम वगैरह बनाए गए हैं या विनियम बनाए गए हैं इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, पहला कहता है ए का है, वैसे एक दो करके लिख दिया मैंने। तो पहला ए कहता है नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कोई दस्तावेज विवरणी या रिपोर्ट देना अपेक्षित है, उसे देने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक असफलता के लिए 1,50,000 रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ये क्या कह रहा है, कोई नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कोई दस्तावेज विवरणी या ऐसी रिपोर्ट देना अपेक्षित है, उसे देने में क्या रहेगा, असफल अगर रहता है, तो ये याद रखना बस आपको कि अगर ऐसी असफलता रहती है तो असफलता की दशा में एक कितने असफलता के लिए 1,75,000 रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा। ये याद रखना है, 1,75,000 रुपए की शास्ति के लिए क्या होगा, दायी होगा। तो ये याद रखना है कि अगर असफल रहता है कोई व्यक्ति तो उसको कितनी शास्ति से दायी किया जाएगा, 1,75,000 रुपए की। 1,75,000 नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता सर 1,50,000 है या 75 है इसमें? हेलो, अपेक्षित असफल रहता है, 1 मिनट, 50,000 है, 1,50,000 है, 1,50,000 है, 1,50,000 है, 1,50,000 है, 1,50,000 है, 1,50,000 है।
1,50,000 की शास्ति के लिए दायी रहता है। इसको 1,50,000 कर लीजिए, 1,50,000 रुपए की शास्ति के लिए दायी रहता है नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी वगैरह जो भी है, कि जो भी जानकारी कुल मिलाकर इनसे मांगी जाती है सबल रहते हैं, तो 1,50,000 रुपए की शास्ति के लिए दायी होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, 1,50,000 रुपए। दूसरा देखिए इसमें क्या कहता है, विनिमयों में उसके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी फाइल करने या कोई जानकारी पुस्तक या अन्य दस्तावेज देना अपेक्षित है। विनिमयों में उसके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण फाइल करने या उसे देने में असफल रहेगा तो वे प्रत्येक दिन के लिए उसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है 5,000 रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा। ये विवरणों की बात कह रहा है कि जो भी विनिमय मतलब जो भी नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार अगर आपको कोई दस्तावेज वगैरह पुस्तक वगैरह जो भी उपलब्ध करानी होती हैं, जो भी जानकारियां जो डेली की होती हैं, डेली बेस पे होती हैं, जो आप काम काज करते हो उसकी जानकारी वगैरह अगर देने में आप क्या रहते हो असफल रहते हो, तो उसके लिए कह रहा है तो ऐसा प्रत्येक दिन के लिए ऐसी असफलता बनी रहती है 5,000 रुपए से अनधिक की शास्ति का। तो प्रत्येक दिन के लिए ये याद रखना है, प्रत्येक दिन के लिए, प्रत्येक दिन के लिए कितनी शास्ति इसमें लिखा है, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती 5,000 रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा। तो ये भी याद रखना है, 5,000 रुपए से अनधिक की शास्ति का क्या होगा, दायी होगा। तो ये याद रखना, 1,50,000 रुपए जुर्माना अधिकतम हो गया और प्रत्येक दिन के हिसाब से 5,000 रुपए की। आगे और है, लेखा वाहियों या अभिलेखों बनाए रखना अपेक्षित बनाए रखने में असफल रहता है तो वह ऐसी प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है 10,000 रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा। तो ये लेखा भाइयों के लिए, इसमें एक शब्द याद रखना बस, लेखा के लिए। ये लेखा मतलब जो डॉक्यूमेंट आपके लेखा जो मेंटेनेंस करके रजिस्टर वगैरह रखते हैं ना, जो लेखा वगैरह रखते हैं जिसमें आपका सारे काम काज का रिकॉर्ड वगैरह रहता है, उसके बारे में कह रहा है। अगर ऐसी असफलता कोई रहती है तो इसमें लिखा, इसमें भी लिखा है जिसके दौरान ऐसी सफलता बनी रहती है, तो प्रत्येक दिन के लिए, प्रत्येक दिन के लिए लिखा है, इसमें भी प्रत्येक दिन के लिए लिखा है। इनके लिए कितना है इसमें, 10,000 रुपये, 10,000। जो सामान्य वाली जो जानकारी है आपकी जो डेली की होती है, और ये लेखा भाइयों से संबंधित है। लेखा भाइयों का मतलब होता है कि पैसों का जो हिसाब किताब होता है उससे संबंधित होता है, और जो आपका कामकाज का जो हिसाब होता है उससे संबंधित होता है, उसके लिए 10,000 है। और नॉर्मली जो आपसे मांगे जाते हैं उसके लिए 5,000 है, और बाकी 1,50,000 रुपए इसमें क्या शास्ति के लिए दायी व्यक्ति होगा। तो ये तीनों शास्तियां याद रखना है, 1,50,000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 रुपए, ये तीन शास्ति आपको याद रखना। सेक्शन 44 में जानकारी वगैरह विवरण वगैरह देने में अगर कोई व्यक्ति असफल रहता है तो कितने जुर्माने से दंडित किया जाएगा, सामान्यतः 1,50,000 रुपए। अगर कोई जानकारी वगैरह जो उससे मांगी जाती है तो 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। और अगर कोई लेखा वाहियों से संबंधित कोई जानकारी जो रखने में वो असफल रहता है, रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखता है, तो उसके लिए 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उस पर प्रतिकर आदि लगाया जा सकता है। अब देखिए सेक्शन 45, सेक्शन 45 कहता है अवशिष्ट शास्ति। ये कैसी है, अवशिष्ट, ये भी याद रखना, अवशिष्ट शास्ति। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जो कोई व्यक्ति, जो कोई इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियमों या विनियमों का उल्लंघन करेगा तो ऐसे उल्लंघन के लिए जिसके लिए अलग से किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को 50,000 रुपए से अनधिक के प्रतिकर का संदाय करने या 25,000 रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा। तो ये कह रहा है कि कौन से दंड है जहां अलग से कोई दंड का उपबंध नहीं किया गया। कैसा नहीं किया गया, अलग से कोई दंड नहीं दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरीके का कोई अपराध करता है, इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है, तो उसके लिए बता दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति कितने शास्ति का दायी होगा, उल्लंघन करेगा प्रभावित व्यक्ति को 25,000 रुपए से अनधिक के लिए प्रतिकर संदाय करने का या 25,000 रुपए से अनधिक शास्ति का दायी होगा। तो इसमें कितनी शास्ति का, 25,000 रुपए, इसमें 25,000। कुल मिला के जहां कोई अन्य दंड नहीं है तो ऐसे में केवल 25,000 का फिक्स कर रखा है कि अगर कोई दंड नहीं है और इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है जिसके लिए कोई सजा फिक्स नहीं है, उसके लिए कह रहा है। तो ऐसे में कितना प्रतिकर देना पड़ेगा, ऐसे में 25,000 रुपए का प्रतिकर आदि देना
पड़ेगा। तो जो तय किया 25,000 रुपए की शास्ती या प्रतिकर, दोनों चीजें, या तो शास्ती के रूप में वसूला जाएगा या प्रतिकर के रूप में वसूला जाएगा, दोनों बातें हैं। शास्ती के रूप में, शास्ती और प्रतिकर में क्या, शास्ती के रूप में वसूला मतलब उस पर जुर्माना लगाया, और दो तरीके होते हैं, या तो वो मान लो कोई न्यायालय ने प्रतिकर लगा, या तो वो न्यायालय में जमा हो जाता है, या प्रतिकर के रूप में जिस वो व्यक्ति पीड़ित है उसको दिला दिया जाता है ना। अब कितना दिलाना है वो न्यायालय तय कर लेता है कि भाई पूरा के पूरा दिलाना है या आधा दिलाना है ना, तो उस तरीके से। तो दोनों तरीके से वसूल किया जा सकता है, शास्ती के रूप में भी वसूल, दंडात्मक, शास्ती मतलब दंडात्मक रूप में कि आपसे 25,000 का फाइन लगा दिया और आप जमा कर दें सरकारी, या प्रतिकर के रूप में माइक कौन सा खोल दो, माइक किसी का खोला है, विजय मावी, माइक 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 बंद करिए। देखिए, अब देखिए अगला, न्याय निर्णय करने की शक्ति, इसको मिटा लें थोड़ा सा। 46 है न्याय निर्णय करने की शक्ति। सेक्शन ये है 46, ये काय से संबंधित, न्याय निर्णय करने की शक्ति। चलिए इतना ही देखिए। इसमें देखिए पहला क्लॉज देखिए, न्याय निर्णय करने की शक्ति में ये क्या कहता है, ये कहता है इस अध्याय के अधीन न्याय निर्णय करने के लिए प्रयोजनों के लिए जहां किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियमन, दिए गए निर्देश या दिए गए आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया है जो उसे शास्ती या प्रतिकर का संदाय करने का दायी बनाता है, वहां केंद्र सरकार उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार के निदेशक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी या राज्य सरकार के किसी समतुल्य अधिकारी को केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से जांच करने के लिए न्याय निर्णय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि न्याय निर्णय अधिकारी किस रैंक का होता है। तो ये कह रहा है कि केंद्र सरकार उपधारा 3 में के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार के नियंत्रक की पंक्ति, ये याद रखेंगे कौन करता है, पहले तो याद रखेंगे केंद्र सरकार करती है। कौन करता है, केंद्र सरकार। न्याय निर्णय जो भी अधिकारी है उसकी नियुक्ति एक तरीके से कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है। किस रैंक का होता है, भारत सरकार के निदेशक की पंक्ति, कौन का, भारत सरकार के नियंत्रक, नियंत्रक की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, नियंत्रक की पंक्ति से अनिम्न, अनिम्न का मतलब है इससे नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर रैंक का चलेगा, इस रैंक का चलेगा, लेकिन इससे नीचे रैंक का नहीं चलेगा। या फिर राज्य सरकार, इसमें लिखा है राज्य केंद्र सरकार द्वारा विहित कहाँ लिखा है, राज्य सरकार के किसी समतुल्य अधिकारी, या फिर भारत सरकार के नियंत्रक रैंक का हो सकता है, या राज्य सरकार का कोई राज्य सरकार, या तो केंद्र सरकार का नियंत्रक रैंक का हो सकता है, या राज्य में भी इसी रैंक का कोई अन्य अधिकारी हो सकता है ना, उसकी नियुक्ति कर सकती है। कौन, नियुक्ति केंद्रीय सरकार करेगा। या तो भारत सरकार के नियंत्रक रैंक का हो सकता है, ऐसा नहीं कि भारत केंद्र का ही अधिकारी हो, राज्य में भी हो सकता है, लेकिन रैंक कौन सी होना चाहिए, रैंक यही होना चाहिए, नियंत्रक की रैंक की होनी चाहिए, या उससे वरिष्ठ होना चाहिए, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या कर सकता है, न्याय निर्णय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो याद रखेंगे केंद्र सरकार नियुक्ति करती न्याय निर्णय अधिकारी की, किस रैंक का होता है, भारत सरकार के नियंत्रक की रैंक का होता है, या राज्य सरकार या राज्य में कोई इसी रैंक का कोई अन्य अधिकारी हो सकता है, उसको केंद्र सरकार किसके रूप में नियुक्त कर सकती है, न्याय निर्णय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। न्याय निर्णय अधिकारी क्या करेगा, इन्हीं की सब सुनवाई वगैरह करेगा, जांचें वगैरह करेगा, है ना। अगला देखिए 1A और है इसमें, 1A कहता है उपधारा 1 के अधीन नियुक्त न्याय निर्णय अधिकारी उन मामलों का न्याय निर्णय करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग करेगा जिसमें क्षति या नुकसानी के लिए दावा 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसका करेगा, ये 5 करोड़ रुपए। तो कितने तक की रकम का ये दावा वगैरह, जो भी क्षतिपूर्ति वगैरह हुई है, नुकसानी वगैरह हुई है किसी व्यक्ति को, और उसमें रकम की बात कह रहा है, न्याय निर्णय करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा जिसमें क्षति या नुकसानी के लिए दावा 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। तो कितने रुपयों तक का ये दावा वगैरह करेगा, 5 करोड़ तक।
तक, बस इससे ऊपर नहीं। कितना कर सकता है ये? 5 करोड़ तक का जो क्षति, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कितने तक का निर्धारण करता है, जहाँ क्षति नुकसान वगैरह कितना है, 5 करोड़ रुपए तक का है, वहां जो न्याय निर्णय अधिकारी है या टेली की जो नियंत्रक है वो क्या करता है, उसका निर्धारण वगैरह करता है। आगे लिखा है परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक क्षति या नुकसानी के लिए दावे की बाबत अधिकारिता सक्षम न्यायालय में निहित होगी। ये भी क्वेश्चन बनता है परंतु का इसका क्या? अब यहाँ तो अपन ने सुन लिया कि पढ़ लिया कि भाई 5 करोड़ तक के मामले तो ये निपट रहा है न्याय निर्णय अधिकारी है या जो नियंत्रक है जो नियुक्त किया गया है इसके लिए, न्याय निर्णय अधिकारी जिसको कह रहे हैं हम, तो 5 करोड़ तक के मामले सुन रहा है। लेकिन अगर 5 करोड़ से ऊपर के मामले हैं तो ये भी क्वेश्चन आता है कि 5 करोड़ से अधिक क्षति या नुकसानी के लिए दावा कहाँ सुना जाएगा? सक्षम न्यायालय में निहित होगा। 5 करोड़ से अधिक, करोड़ से, ये इंपॉर्टेंट है, अधिक, दोनों क्वेश्चन है। तो 5 करोड़ से अधिक कहाँ होगा? सक्षम न्यायालय में, बस इतना, सक्षम न्यायालय, सक्षम न्यायालय। तो बस ये याद रखना है, सक्षम न्यायालय मतलब जो भी सक्षम न्यायालय होगा, जो भी सुनने के लिए प्राधिकृत किया गया होगा इस अधिनियम के तहत, वो न्यायालय सुन सकता है। 5 करोड़ से अधिक के जो मामले कुल मिलाकर वो न्यायालय में सुने जाएंगे, वो 5 करोड़ तक के मामले हैं जो न्याय निर्णय अधिकारी है उसके द्वारा सुने जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, कोई दोनों में से एक पूछ लेंगे आपसे। तो 5 करोड़ से तक के मामले न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा निपटाए जाएंगे, और 5 करोड़ से ऊपर के मामले हैं वो किसके द्वारा निपटाए जाएंगे? सक्षम न्यायालय के द्वारा निपटाए जाएंगे। अब देखिए दूसरा, देखिए इसमें क्या कहता है दूसरा क्लॉज। दूसरा कहता है न्याय निर्णय अधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति को उस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा, और ऐसी जांच के पश्चात उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है तो वह इस धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसी शास्ति अधिरूपित कर सकेगा या ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे। ये कह रहा है न्याय निर्णय अधिकारी निर्दिष्ट व्यक्ति को क्या करेगा? निर्दिष्ट व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अभ्यावेदन करता है, आवेदन वगैरह करता है, उसे क्या करेगा? स्वाभाविक सी बात है, अवसर देगा, उसे युक्तियुक्त क्या करेगा? उसे अवसर देगा, युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा कि भाई आप आवेदन कर लो, जो भी सुविधाएं वगैरह होती है आवेदन करने के लिए वो उनको फैसिलिटी देगी वगैरह दी जाएंगी उसको। और उसके बाद क्या करेगा? जांच आदि करने के बाद जो भी प्रतिकर वो कुछ समझे उस प्रतिकर का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। तो नीचे प्रोसेस है, कोई खास नहीं है, तो आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट था। तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा कहता है कोई व्यक्ति न्याय निर्णय अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसा अनुभव और ऐसी विधिक या न्यायिक अनुभव ना हो जो केंद्र सरकार द्वारा भेद की जाए। तो ये कह रहा है अनुभव की बात कह रहा है, ये याद रखें आप कि कोई भी व्यक्ति न्याय निर्णय अधिकारी कब तक नहीं बनाया जाएगा? जब उसको आईटी के क्षेत्र में, ये कह रहा है आईटी के क्षेत्र में ज्ञान नहीं हो, कोई विधिक ज्ञान नहीं हो उसे, मतलब ये योग्यताएं हैं जो केंद्र सरकार ने भेद की है। आईटी के क्षेत्र में उसे ज्ञान होना चाहिए, विधिक ज्ञान होना चाहिए या न्यायिक अनुभव होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? आईटी का ज्ञान होना चाहिए, विधिक अनुभव होना चाहिए और न्यायिक अनुभव भी होना चाहिए। कैसा? न्यायिक। ये तीनों अनुभव उसको होने चाहिए जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, या केंद्र सरकार जो अनुभव बनाती है वो अनुभव अगर उसे होता है तभी उस व्यक्ति को न्याय निर्णय अधिकारी बनाया जाएगा। आईटी का ज्ञाता होना चाहिए, विधिक ज्ञान भी होना चाहिए, न्याय निर्णय अधिकारी मतलब न्यायिक ज्ञान भी होना चाहिए। कुल मिला के एक न्यायिक ज्ञान क्या होगा? जो किसी फर्म वगैरह में कोई मजिस्ट्रेट रहा हो, कहीं कोई संगठन होते हैं ना जो, उनमें वो न्यायिक पद धारण कर चुका हो। विधिक तो ज्ञान हो गई जब न्यायाधीश होगा, और उसके अलावा आईटी का भी ज्ञाता हो तब जाके उसे क्या बनाया जाएगा? नियंत्रक आदि बनाया जाएगा, जो केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जो विहित की जाए शर्तें उसके अनुसार। आगे देखिए क्या कहता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। हालांकि छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसको नहीं बनाया जाएगा। तो ये याद रखना, आईटी का ज्ञाता होना चाहिए, विधिक ज्ञाता होना चाहिए और न्यायिक अनुभव भी उसको होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, तीसरा पॉइंट इसमें भी याद रखना है। अब देखिए अगला कहता है जहां एक से अधिक न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वहां केंद्र सरकार आदेश द्वारा उन विषयों और स्थानों को निर्दिष्ट कर सकेगी जिसकी बाबत ऐसी अधिकारिता अपनी अधिकारिता का प्रयोग करे। ये तो कॉमन है, अगर आ भी जाता है तो आप लगा दोगे। ये कह रहा है कि भाई एक से अधिक बना दिए गए, किसी एक से अधिक है, कौन है? एक से अधिक न्याय निर्णय अधिकारी बनाए दी गए हैं कहीं, एक मिनट, एक से अधिक न्याय निर्णय अधिकारी बना दिए गए हैं
तो ये कह रहा है कि फिर कौन डिसाइड करेगा कि कौन, तो फिर केंद्र सरकार तय कर देगी भाई ये कौन से मामले को किसके द्वारा या किस क्षेत्र में कौन काम करेगा, तो उनका डिवाइडेशन कौन कर देगा, फिर केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। तो इसमें एक ही शब्द याद रखना है, अगर एक से ज्यादा है तो डिवाइडेशन कुल मिला के उनका काम होगा या उनकी क्षेत्र अधिकारिता का कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो ये तो कॉमन है, या राज्य का काम है ही नहीं तो इसलिए आंख बंद करके क्या लगा दोगे, केंद्र सरकार। ठीक है। पांचवा क्या कहता है, प्रत्येक न्याय निर्णय अधिकारी के पास सिविल न्यायालय की वे शक्तियां होंगी जो धारा 58 की उपधारा 2 के अधीन अपील अधिकरण को प्रदत्त की गई हैं। तो ये कह रहा है कि न्याय निर्णय जो अधिकारी है उसको कैसी होंगी शक्तियां, सिविल न्यायालय की, ये भी याद रखना है, सिविल न्यायालय की। बस इतना याद रखना है कि न्याय निर्णय जो अधिकारी है उसे सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। कौन सी शक्तियां होती है तो आप जानते हैं, जिसके समक्ष सभी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थानगत न्यायिक कार्रवाइयां समझी जाएंगी। एक मिनट, कहाँ पढ़ रहे थे अपन, पांचवी पढ़ रहे थे, हाँ। अपील अधिकरण को जो शक्तियां होती हैं, प्रत्येक न्याय निर्णय अधिकारी के पास सिविल न्यायालय की वे सभी शक्तियां होंगी जो धारा 58 की उपधारा 2 के अधीन अपील अधिकरण को प्रदत्त की गई। तो जो सिविल न्यायालय की शक्तियां अपील अधिकरण को दी गई, कह रहा है वही शक्तियां इनको भी प्राप्त होंगी, समन वगैरह करने वाली वो सारी शक्तियां इनको होती हैं। इसमें फिर ABC करके 2-3 चीजें और दिखी हैं। पहला कहता है कि इसके समक्ष की सभी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धारा लिखी है 193 और 228 के अंतर्गत कैसी कार्रवाई समझी जाएंगी, अगर कोई कार्रवाई करता है तो इन्हें न्यायिक कार्रवाई समझा जाएगा। IPC की धारा 193 से कौन सी लिखा, 228 तक की जो कार्रवाइयां ये लोग करते हैं, तो ये कार्रवाइयां कैसी होंगी, न्यायिक। ये कोई खास नहीं है कि कैसी समझी जाएंगी, न्यायिक समझी जाएंगी। दूसरा कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 और 346 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। ये याद रखना है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है ना। क्यों कंफ्यूजन है, क्योंकि सीआरपीसी की बात कह रहा है। क्या कह रहा है, सीआरपीसी की कौन सा सेक्शन कह रहा है, 345 से 346 346 की जो कार्रवाइयां कैसी समझी जाएंगी, सिविल न्यायालय की कार्रवाइयां समझी जाएंगी, ये याद रखना है। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रिमिनल की बात हो रही है और कार्रवाई कैसी समझी जा रही है, सिविल, इसीलिए थोड़ा सा याद रखना है इसको। कैसी कार्रवाई समझी जाएगी, सिविल कार्रवाई समझी जाएगी या सिविल न्यायालय की कार्रवाई समझी जाएगी, इसको आप याद रखना है। सी देखिए, सी क्या कहता है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के प्रयोजनों के लिए सिविल, जी तो जानते हैं ऑर्डर 21 में के अधीन क्या समझा जाएगा, सिविल न्यायालय। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि सीआरपीसी के तहत भले ही कार्रवाई हो रही है फिर भी उसे क्या समझा जा रहा है, सिविल न्यायालय समझा जा रहेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना है ना, बाकी तो कोई खास है नहीं। 47 और देख लीजिए, इसमें सेक्शन 47 क्या कहता है, इसको मिटा दे थोड़ा। सेक्शन 47 देखिए, सेक्शन 47 क्या कहता है, 47 कहता है न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा विचार लिए जाने वाली बातें। तो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी बातों का वो विचार करेगा, किन किन बातों पर वो विचार करेगा, उनके बारे में बताया गया है। ये कहता है इस अध्याय के अधीन प्रतिकर की मात्रा का न्याय निर्णय करते समय न्याय निर्णय अधिकारी निम्नलिखित बातों पर सम्यक ध्यान रखेगा। ये कह रहा है कि जब भी वो प्रतिकर क्या निर्धारित करता है, प्रतिकर निर्धारित करते समय वो निम्न 2-3 बातें दी गई हैं, उन बातों का क्या करेगा, ध्यान में रखेगा। जब उसको प्रतिकर निर्धारित करना है तो 2-3 बातों का वो ध्यान रखेगा। पहला कहता है व्यतिक्रम के परिणाम स्वरूप अभिलाभ या अनुचित फायदे की रकम जहां वह परिणामक निर्धारण करने योग्य हो। तो कोई इस तरीके का ये क्या कह रहा है, व्यतिक्रम के परिणाम स्वरूप हुए अभिलाभ, मतलब व्यतिक्रम के वजह से किसी को कोई अनुचित कोई लाभ अभिलाभ वगैरह हुआ है, या अनुचित फायदे की रकम जहां वह परिणाम निर्धारित करने योग्य हो। तो जहां से जिससे क्या हो सकता है, कोई परिणाम निर्धारित हो सकता है, कोई मामला में क्या हो सकता है, परिणाम उससे निर्धारित हो सकता है, परिणाम निर्धारण करने योग्य हो, तो इन सारी चीजों का निर्धारण करने योग्य हो। मतलब क्या निर्धारण करने योग्य हो, जिससे ये मामला जो है कि भाई इन्होंने व्यतिक्रम किया है वो देखना, उससे स्वाभाविक सी बात है अगर आप डिले कर रहे हैं, व्यतिक्रम कर रहे हैं या कोई गलत लाभ आपने उठाया है, तो वो चीज क्या कर, वो आपके प्रतिकर का जो परिणाम होगा स्वाभाविक सी बात है उसको प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी की बात कह रहा है कि अगर आपने कोई गलत फायदा उठाया, व्यतिक्रम किया है, तो जो प्रतिकर की रकम है वगैरह उसके परिणाम को ये क्या करता हूँ, निर्धारित करने में परिणाम निर्धारित करने के योग्य हो,
है ना। तो इस तरीके की बातों का भी वो ध्यान रखिएगा कि भाई डिले किया था, इससे आपका प्रतिकर की रकम पर कोई फर्क पड़ रहा हो तो उसको ध्यान में रखिएगा। अगला कहता है व्यतिक्रम के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कोई हानि वगैरह होती है, हानि वगैरह किसी को होती, कोई नुकसान वगैरह होता है तो उसका भी ध्यान रखेगा। तीसरा कहता है, ये कॉमन सी बातें हैं, इसमें कुछ नहीं है, व्यतिक्रम की आवृत्ति और प्रकृति, आवृत्ति और प्रकृति किस प्रकार की थी वगैरह, आवृत्ति और प्रकृति वगैरह, इनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो कोई खास नहीं है, केवल सेक्शन याद रख सकते हैं कि व्यतिक्रम क्या कहते हैं, न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा विचार में की जाने वाली, या कह लीजिए कि प्रतिकर के निर्धारण में जो बातों का निर्धारण किया जाएगा वो कहाँ दे रखी है, 47 में दे रखी है कि किन बातों का वो क्या करेगा, निर्धारण, किन बातों को, सॉरी निर्धारण नहीं करेगा, किन बातों का ध्यान रखेगा। जब वो किस प्रतिकर आदि निर्धारित करता है तो किन बातों का उसके द्वारा क्या रखा जाएगा, ध्यान आदि रखा जाएगा। इसके बाद जो है आपका अध्याय 10 शुरू होता है। अध्याय 10 में आपका अपील अधिकरण से संबंधित है, इसको कल देखेंगे अपन वैसे, क्योंकि पूरा चैप्टर है, आधा अधूरा हो पाएगा, 2-3 हो पाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा बीच बीच में, तो इसको अपन जो है कल ही देखेंगे। अपील जो अपील आपका ये